वर्क डन का फॉर्मूला लिखो, पहले लिखो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। सर ये आपने पिछली क्लास में करवा दिया। हाँ करवा दिया था ना, रिवाइज कर रहे हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स कॉस ऑफ थीटा। वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, फिर वर्क डन का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला ये लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी एक्स वेक्टर। और लिमिट्स ले लेंगे इसकी x1 से लेके x2 तक। अच्छा, फिर वर्क डन की टाइप्स हमारे पास कौन सा वर्क डन होता है? एक होता है पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन, और तीसरा कौन सा होता है? ज़ीरो वर्क डन। जो पॉजिटिव वर्क डन होता है उसमें थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। नेगेटिव वर्क डन में थीटा कितना होता है? 180 डिग्री। और ज़ीरो वर्क डन में थीटा की वैल्यू जो है वो है 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री। क्लियर? यहाँ तक सभी को आता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगला है हमारे पास टॉपिक वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। अब मुझे पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। लेट अस सपोज मेरे पास ये मास है और ये एक सरफेस है एंड द मास इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मास अगर आगे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगी? पीछे की तरफ लगेगी। ये एफ हो गई फ्रिक्शनल फोर्स और एक्स जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालूंगा वो होगा मेरे पास एफ इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। यहाँ पे ये जो एफ है ये कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, एफ इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू एक्स। अब आपको ना फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। एफ इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू आर। एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो ये हो गया एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। तो म्यू इंटू आर तो में क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू म्यू। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा? यहाँ पे हम जाते हैं, वेट नीचे की तरफ लग रहा है वो एम जी है, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे? ऊपर की तरफ है। तो म्यू इंटू आर में क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एम इंटू जी। तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा माइनस म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू एक्स। सो दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। माइनस म्यू एम जी एक्स, नोट करो इसको। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। समझ आया अंशिव? एक पॉइंट लिखो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन में, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा पहले नोट कर लो। सर नेक्स्ट वही सर दो एक्चुअली एक्स माइनस म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू एक्स, वर्क डन। अब कौन सी इलिस्ट्रेशन कह रहे थे जेरिन? कर लिया इसको नोट?
अब लिखो एक पॉइंट लिखो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, work done against friction is always negative. Work done against friction is always negative. ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट लिखो, since the frictional force always opposes the motion, since the frictional force always opposes the relative motion, since the frictional force always opposes the relative motion, always opposes the relative motion, so its work done comes out to be negative. अब ये देखो, ये ना इलस्ट्रेशन नंबर 3 डाउट है जो हमने पिछली बारी करी थी, इसमें रिलेशनशिप कौन सा यूज होना था, क्या फॉर्मूला यूज होना है, वो आपको बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, एफ वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इनटू dt, मतलब तुमने फोर्स और वेलोसिटी का डॉट लेना है, इनटू क्या कर देंगे, dt कर देंगे, ठीक है, और लिमिट्स ले ली हमने 0 से लेके 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करना है, मेरे को vt निकालना है, vt की निकालने के लिए मेरे को पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर की डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो vt आ जाएगा, क्योंकि v = dr/dt होता है, तो तुमने उसकी डिफरेंशिएशन करी। अच्छा, डिफरेंशिएशन का रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा cos थीटा होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा क्या होती है, माइनस sin थीटा होती है। उसके बाद तुमने दोनों का f वेक्टर डॉट v वेक्टर का ध्यान से डॉट लेना है, बाद में इंटीग्रेशन कर दोगे और लिमिट्स पुट कर दोगे 0 से लेके 2 पाई अपॉन ओमेगा। बहुत ही अच्छा टिपिकल क्वेश्चन था ये, दोबारा करना, अगर फिर नहीं सॉल्व होता तो फिर नहीं सॉल्व, ठीक है, ले रहे हैं यहाँ तक। फ्रिक्शन का वर्क डन हमने निकाल लिया, जो फ्रिक्शन का वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, माइनस म्यू m इंटू जी इंटू एक्स। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास ना काउंटर पार्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट है बेटे एनर्जी का, एनर्जी। अब एनर्जी हम जनरली जो बात करते हैं कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में 2 पॉइंट्स आते हैं, एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल चुके हो, पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, बिकॉज यू आर लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स यू आर वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज़ वाई द पार्टिकल इज टेकिंग अ पर्टिकुलर हाइट। और वो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, नाइन्थ में भी बड़ी हुई है तो हमने mgh होती है, क्या होती है, m इंटू जी इंटू एच। बात होती है काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी भी हमको पता है क्या होती है, हाफ mv² होती है, पर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप प्रूव करते हैं हम, ध्यान से देखना। देखो काइनेटिक एनर्जी, लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई मास है, मैम कौन एब्सेंट है, समर्थ की एब्सेंट है, समर्थ और एविस, हाँ समर्थ और एविस एब्सेंट है, और सहज जो है वो लेट है, वो आ जाएगी अभी। ठीक है, ये हमारे पास ना फ्लोर है, काइनेटिक एनर्जी हमने इवैल्यूएट करनी है, और दिस मास इज मूविंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेट अस सपोज ये आगे मूव होता है और ये यहाँ पे पहुँच गया, और ये जो डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस कितना कवर कर लेता है, एस, ध्यान से समझना आप, ये डिस्टेंस एस कवर कर लेता है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है विच इज़ एक्चुअली मेकिंग इट मूव इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फोर्स है मेरे पास स्मॉल एफ। वो फोर्स कितनी है, स्मॉल एफ, ठीक है। उस स्मॉल एफ फोर्स की वजह से ये जो मास है वो आगे की तरफ मूव हो रहा है। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को वर्क डन इवैल्यूएट करना है। जब मैं वर्क डन इवैल्यूएट करूँगा तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया इक्वल्स टू एफ इंटू एस, एफ इंटू एस हो गया, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। फोर्स
अब इसके ऊपर फोर्स जो लग रही है वो कितनी होगी, मास इंटू एस, एक्सेलरेशन यहाँ पे मैंने पुट कर दिया m इंटू ए, इंटू क्या हो गया s। अब मुझे s निकालना है। s की हम इक्वेशन लगा देते हैं। कौन सी इक्वेशन, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ तक नोट करो पहले। काइनेटिक एनर्जी लिखो, एक पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, मास इज मूविंग, फर्स्ट पॉइंट है। हाँ, एक मिनट इसके आगे भी मैं सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ तक पता लग गया, जो वर्क डन है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो थीटा की वैल्यू 0। फिर मैंने क्या किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू ए इंटू एस। तो मेरे को निकालना क्या था, एस निकालना था। एस की वैल्यू कितनी होगी, वी स्क्वायर अपॉन 2a। ये जो वैल्यू है इसको 1 बोल दिया, इस फर्स्ट वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू m इंटू ए इंटू एस। एस की जगह क्या डाल दूँ मैं, वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिलेशनशिप आ जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, विच इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब तुमने जो काम किया, तुमने जो वर्क डन किया, ध्यान से सुनना ये बात, जो तुमने वर्क डन किया उसी ने काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड किया। जो तुम वर्क कर रहे हो तभी तुम्हारी वो काइनेटिक एनर्जी बन रही है सिस्टम की। ऑब्वियसली तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप मूव तो करेगा नहीं, तुम उसको मूव करवाओगे, कार अपने आप तो चलती नहीं, एक्सेलरेट करवाते हो तुम। तो वो जो तुमने वर्क किया वो ही स्टोर होगा एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कर लो नोट इसको। हाँ, पॉइंट्स लिखवाता हूँ, मैं नोट कर लो। नोट कर। चले आगे, लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो फर्स्ट पॉइंट। So the work done in moving the work done in moving the work done in moving the object, the work done in moving the object is stored as kinetic energy of the system, is stored as the kinetic energy of the system, is stored as the kinetic energy of the system। तो लिखो kinetic energy is proportional to mass and velocity।
काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अब देखो एक और चीज़, ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, एम से मल्टीप्लाई कर दोगे, एम से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। एम इंटू एम क्या हो गया, एम स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ये भी रिलेशनशिप आ जाएगा, इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये भी रिलेशनशिप है। अब देखो इसको नोट करने से पहले हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो समझो कि क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लो हमारे पास ना जो ये रिलेशनशिप है वो हमने लिख लिया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का, इट इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। लेट अस सपोज क्वेश्चन में वो कहता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में वो कहता है कि जो मोमेंटम है पार्टिकल का वो डबल हो गया। मोमेंटम डबल हो गया, तुम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो। पहले पहले तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। लेट अस सपोज वो कहता है कि जो मोमेंटम है वो ट्वाइस हो गया। तो पहले तो मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखता हूँ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m, वो तो यही है। फाइनल में क्या होगा बेटे, मोमेंटम क्या हो गया, डबल हो गया। तो p की जगह क्या आ गया, 2p आ गया। 2p का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4p स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो अगर मेरे को परसेंटेज चेंज निकालनी होगी वो क्या होता है, डेल्टा के अपॉन के इंटू 100। मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल की वैल्यू बताओ मेरे को कितनी है, फाइनल की वैल्यू है 4p स्क्वायर अपॉन 2m। इनिशियल की वैल्यू p स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये डिवाइड करना है इनिशियल से, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये इसको करोगे तो 3p स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा। p स्क्वायर अपॉन 2m और p स्क्वायर अपॉन 2m कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 300%। सो फिर से एक बारी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में वो क्या कहता है, कहता है मोमेंटम इज मेड ट्वाइस वॉट एवर बी द केस। मोमेंटम को हाफ भी कर सकता है, ट्वाइस भी कर सकता है, 3 टाइम्स भी कर सकता है। तुमने फॉर्मूला ऐसे लगाना है। वो कहता है मोमेंटम इज मेड ट्वाइस एंड देन कैलकुलेट दी परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका क्या होता है बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। मैंने फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 वैल्यू निकाली और सॉल्व किया। कर लो नोट्स। कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, लिख लो। इसमें लिख लो मोमेंटम इज मेड ट्वाइस। एक मिनट मैं करता हूँ पीछे, इज मेड ट्वाइस। लो यहाँ से इसमें लिख लेना, ये है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। कर दो नेक्स्ट। यहाँ पे लिख लेना, if momentum is made twice then what is the value of percentage change।
क्वेश्चन इसका लिख लो. If momentum is made twice, calculate the percentage change in the kinetic energy. If momentum is made twice, calculate the percentage change in the kinetic energy. In the current percentage change in the kinetic energy. करेंगे. %. अरमान चुप. अब देखो एक और केस है इसका. अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, हमने जो भी पढ़ा वो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, वो होता है p²/2m. p²/2m. तो यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, √2m के. ये भी हो जाएगा. तो अब ये भी आ सकता है कि मान लो काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया तो तुम मोमेंटम का परसेंटेज चेंज निकालो. एग्जाम्पल लेट अस सपोज, मैं तुमको देता हूँ, लिखो क्वेश्चन. लिखो if the kinetic energy is made twice, if the kinetic energy is made twice, then calculate the percentage change in linear momentum. Then calculate the percentage change in linear momentum. सोचो थोड़ा सा, फिर करते हैं. सेम वैसे ही होना है. इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल करेंगे, इंटू 100 करेंगे. करो वहाँ पे. सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम
सोल्यूशन पहले इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 2m k। फाइनल मोमेंटम कितना है 4m k, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4m k। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना हो जाएगा रूट ऑफ 4 कर दोगे ना ये, तो ये आ जाएगा 2, अंदर कितना आ जाएगा रूट ऑफ m k। और यहाँ पे इनिशियल मेरे पास है √2m k, तो मैं क्या लिखता हूँ इसको रूट ऑफ 2m k अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा रूट ऑफ 2m k। यहाँ तक पहुँच गए सारे, कुछ भी नहीं किया। जो परसेंटेज रेंज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। और आपने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या फॉर्मूला निकाला था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन, बोलो बोलते क्यों नहीं हो साहब में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m और p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m k, वो रिलेशनशिप है। अच्छा यहाँ हम करते हैं, तो इसमें मैंने क्या किया, √m k को ना कॉमन ले लेते हैं। तो जब √m k कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा 2 माइनस √2, 2 माइनस √2 कितना होता है 1.4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है √2m k है ना, डिवाइडेड बाय 1.4, √2 को लिख लिया और रूट ऑफ m k ऐसे आ गया। अच्छा ये जो √m k के साथ कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1.4 ये 0.6 हो गया, 0.6 अपॉन 1.4, ठीक है। और यहाँ पे आ गया मेरे पास परसेंटेज निकालने के लिए 0.6 अपॉन 1.4 इंटू किससे करूँ 100। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 60 अपॉन पॉइंट्स, हाँ चलो वो काट दो, ये तो 6 अपॉन 14 इंटू 100 मतलब 600 अपॉन 14 आ गया। तो 14 4 ज़ा 56, 40 14 2 ज़ा 62% के आसपास आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 42% के आसपास आंसर है ना। समझ आया जैन, बेसिकली फॉर्मूला ध्यान में रखने होते हैं। लिखो अब साथ में लिखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, जल्दी से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा और उसके बाद p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m k, p इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m k। फिर थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। समझ आ गया यहाँ तक, काइनेटिक एनर्जी हमने इवैल्यूएट कर लिया। अब देखो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एनालिसिस जो हम आगे करने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम 100% जो है वो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में आते ही आता है। देखो हेडिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जो वर्क डन है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये इसकी स्टेटमेंट होती है, लिख लो, लिखो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज in potential energy. Work done equals to change in kinetic energy plus change in potential energy, delta K plus delta U. ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसको हमने ना प्रूव करना है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात,
जो डेल्टा यू है ना, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जनरली हम मूविंग व्हीकल्स की बात करते हैं ऑन द रोड, तो वो जो मूविंग व्हीकल्स जो रोड पे चल रहे हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, क्योंकि सबकी जो हाइट है वो सेम ही है। तो डेल्टा यू को तो हम ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर ही नहीं करते, हमें सिर्फ वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के प्रूव करना है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का सिग्निफिकेंस कम है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि गाड़ी ऐसे चल रही है अब उसको लिफ्ट करा के मूव करवा रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं ना होता। गाड़ी तो उसी रेफरेंस लेवल पे चलती रहती है, रेफरेंस लेवल तो सभी का सेम होता है, सभी कार्स का, सभी व्हीकल्स का। तो इसीलिए डेल्टा यू की वैल्यू को हम क्या कंसिडर करते हैं, ज़ीरो कंसिडर करते हैं। हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है, वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा के। लिखो एक पॉइंट। अच्छा, एक जो रेफरेंस लेवल होता है ना उसको डेटम लेवल भी बोलते हैं। लिखो, लिखो सिंस, फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो सिंस द रेफरेंस लेवल, since the reference level of moving vehicles, since the reference level of moving vehicles, since the reference level of moving vehicles is same, since the reference level of moving vehicles is same, so delta u equals to 0, so delta u equals to 0, since the reference level of moving vehicles is same, so delta u equals to 0. अच्छा, फिर तो हमने प्रूव करना है वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा के। इसको दो मेथड से प्रूव करेंगे हम, एक तो नॉर्मल मेथड से और कैलकुलस मेथड से, दोनों से प्रूव करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल से करते हैं। नॉर्मल से हमारे पास क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वी क्या है यहाँ पे, वी क्या है, वी क्या होता है इस इक्वेशन में, फाइनल वेलोसिटी। यू क्या होता है और ए क्या होता है, एक्सेलरेशन। एस क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हाफ एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हाफ एम से मल्टीप्लाई किया, अंदर आ गया मेरे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हाफ एम से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आ गया 2 इंटू ए इंटू एस। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बन गया ये, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एस। एम इंटू ए इंटू एस क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्क डन। प्रूव हो गया, क्लियर। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिखो ये, नोट करो इसको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as से प्रूव किया। कैलकुलेट से करेंगे अभी। यही है जो हमने किया। हो गया। अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम इंटू 2a इंटू एस। तो फाइनल माइनस इनिशियल को हम बोल देते हैं डेल्टा के, और ये क्या हो जाएगा, वर्क डन। अब हमने सेकंड मेथड से प्रूव करना है, कैलकुलस मेथड से। लिखो, और कैलकुलस वाला मेथड ही करना होता है। तुमने फर्स्ट मेथड तो वैसे बताया, यूज जनरली कैलकुलस करना है। अब इसमें कैसे करना है हमने,
देखो, जो वर्क डन का रिलेशनशिप होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी एक्स वेक्टर, यही होता है, एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी एक्स वेक्टर, यही होता है वर्क डन। अच्छा, फोर्स को मैंने लिख दिया एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन ए की वैल्यू मैंने पढ़ा था, एक रिलेशनशिप था, क्या था, वी इंटू वी इंटू मैंने कई बार ही लिखवाया था ये रिलेशनशिप, एक्सेलरेशन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो ये एफ़ की वैल्यू आ गई मेरे पास, एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। फिर इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एम इंटू वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, और साथ में क्या है, डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल। तो ये मेरे पास आ गया वर्क डन। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन, अभी लिख लेना पहले समझ लो, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम इंटू वी इंटू डी वी। इसकी जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, u टू v, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक लिमिट्स होंगी, u से लेके v तक, विच इज़ इक्वल टू m कॉमन आ गया, और अंदर कितना आ गया, वी डी वी है, वी डी वी की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन 2, और जिसको इंटीग्रेशन ये पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पर एन लगाया हमने, तो एक्स रेज टू पर एन डी एक्स का क्या होता है, एक्स रेज टू पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट्स डाल देंगे u से लेके v तक, तो ये हो गया इक्वल्स टू हाफ, वो तुमने शरारतें ना करो, पढ़ लो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम यू स्क्वायर क्या होगा, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करो नोट इसको कैलकुलस में, सीट चेंज करता हूँ अगर नेगेटिव रोल होता तो। हो गया, अच्छी समझ आया। अब इसके बेस पे ना एक क्वेश्चन लिखो, हाँ कहा लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन, क्वेश्चन कैलकुलेट द वर्क डन in changing
changing the speed of object, changing the speed of object from 2 meter per second to 4 meter per second. Mass of the object is equal to 1 kg. बहुत सिंपल है, इधर रिलेशनशिप लगाना है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 kg. कोमल पता लग रहा है? देखो कैसे करना है ये. अब वर्क डन का रिलेशनशिप लगाओगे वो क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो हाफ इंटू एम, मास कितना है 1 है, वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी है फ्रॉम 2 to 4, मतलब ये 4 का स्क्वायर हो गया. 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 16 माइनस 4 होता है 12. तो ये हो गया 12/2, कितना आ गया 6 जूल. आंसर आ गया, खत्म है. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. कैलकुलेट द वर्क डन. केजी को उसकी नहीं कितना केजी तो खुद ही ऐसे यूनिट है बेटा, उसको थोड़ी कन्वर्ट करनी है. लो, कैलकुलेट द वर्क डन टू स्टॉप a moving car, to stop a moving car of mass 20 kg. Calculate the work done to stop a moving car of mass 20 kg. Speed of the car, speed is equal to 100 meter per second. निकालो ये वर्क डन. स्पीड इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड. हाँ नेगेटिव में ही आएगा बिकॉज वी नीड टू स्टॉप द कार ना, सो इट शुड बी रेजिस्टिव फोर्स, सो इट शुड बी नेगेटिव. अच्छा कुछ भी नहीं किया था हमने. किसमें करना क्या हमने, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा के होता है, डेल्टा की क्या होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल. अच्छा तुमने गाड़ी को तो रोकना है, अगर गाड़ी को रोकने तो उसके फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो होएगी, माइनस इनिशियल. इनिशियल क्या होगा माइनस हाफ इंटू मास, मास कितना है 20, स्पीड कितनी है 100, 100 का स्क्वायर करोगे तो ये तो 10 आ गया. तो ठीक है 1 लाख. इट इज इक्वल टू माइनस 1 लाख जूल्स. ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे वर्क डन की वैल्यू हमने वैल्यूएट किया है. कौन सा रिलेशनशिप हमने पढ़ा, कौन सी एनर्जी होती है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब अपनी बुकलेट का पॉइंट नंबर 11 देखो, पेज नंबर 57 पे पॉइंट नंबर 11. यही है वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमने डेराइव किया. अच्छा कैलकुलस से डेराइव करना है, जो वो तो वैसे बताया जो मैंने फर्स्ट मेथड, लेकिन एक्चुअल में कैलकुलस से करना है. अच्छा फिर इसमें ना ये पॉइंट्स है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे बुकलेट में लिखे हुए हैं. पॉइंट्स पेज नंबर 13 पे
फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव वर्क इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी. Positive work increases the kinetic energy, whereas negative work decreases the kinetic energy. फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. अच्छा, उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम इज यूजफुल. हाँ, वो तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत बड़ा लगती है. उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखो. इलस्ट्रेशन नंबर 8 को सॉल्व करो. बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है, ध्यान से देखना आप. पता क्या ध्रुव और तुम ना डिस्टर्ब बड़ा कर रहे हो मेरे को. इलस्ट्रेशन नंबर 8 नहीं, ये नहीं हुई अलग है. पढ़ो ध्यान से, मुझे पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. क्लास के बीच में नहीं, पानी नहीं भरना. बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ. पानी नहीं भरना क्लास के बाद. डिस्टर्ब नहीं करना, बोल बैठ. ये क्वेश्चन करो इलस्ट्रेशन नंबर 8. देखो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन को एक बार रीड करो, फिर मैं समझाता हूँ. नहीं बेटे, ये हो नहीं चुका. ये ना तुम मिस इंटरप्रेट कर रहे हो. तुम्हारे पास अगर सेम इक्वेशन आ गई तो वो नहीं है. उस क्वेश्चन को देखो पीछे से ध्यान से, जो है अलग है इसमें. अच्छा, तुम पहले क्वेश्चन को पढ़ो और हो चुका तो सॉल्व करो. ज़रा सॉल्व करो, पता लगेगा. वहाँ पे हमने अलग मेथड से निकाला था, यहाँ पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालना है. अब तेरी लास्ट फॉलिंग है, तेरे को मैं बहुत बारी दे चुका हूँ लास्ट फॉलिंग, लेकिन तू सुधरता नहीं है. तू चुप रहे. देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को रीड करना जरा अनन्या. लोकोमोटिव लिखो, मास की वैल्यू लिखो. m इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू स्मॉल m. वेलोसिटी लिखो, v इज इक्वल टू अल्फा रूट s. v इक्वल्स टू अल्फा रूट s. अब v इक्वल्स टू अगर अल्फा रूट s है तो यहाँ पे मैंने लिखा v इक्वल्स टू अल्फा रूट s. v को मैं क्या लिख सकता हूँ, ds अपॉन dt. तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू अल्फा इंटू रूट s. अच्छा, रूट s को इधर ले आया, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट s इंटू क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा. इक्वल्स टू क्या, अल्फा इंटू dt. दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन करो. इसकी इंटीग्रेशन करनी आती है ना, एस रेज टू पावर. इसकी मैं करके दिखाता हूँ. ये देखो इंटीग्रेशन है, इसको हम क्या लिखेंगे, एस रेज टू पावर -1/2 ना, इंटू क्या हो गया, डी एस इज इक्वल टू, इसकी तो सीधी ही हो जाएगी अल्फा इंटू टी एस टी. तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1. एक फॉर्मूला लिखो, तुम बार बार कंफ्यूज करते हो. लिखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n क्या होता है, एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1. फिर लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n. वो क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n क्या होती है, nxn-1. लिख लो, ये दोनों पॉइंट्स लिखो. फिर इंटीग्रेशन कर दी, और इंटीग्रेशन कर दी वहाँ से एस की वैल्यू निकाल ली. ये आ गई, यहाँ तक पहुँचो पहले. एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4. अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 आ गई एस की वैल्यू मनराज.
एस की वैल्यू आ गई भाई? क्या हुआ, इंटीग्रेशन नहीं करनी आ रही? ये देखो ना, यहाँ पे मेरे पास क्या आया, इसकी इंटीग्रेशन करी तो क्या आया, 2 √s इज इक्वल टू अल्फा टी, फिर √s स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 4s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, 4s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, ये s की वैल्यू आ गई। अच्छा, जब s की वैल्यू निकल गई, s से मुझे v तक कैसे पहुँचना है बताओ, s इज इक्वल टू, देखो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, v तक कैसे निकलेंगे, v इज इक्वल टू क्या होता है, टी एस अपॉन डी टी, तो डी एस अपॉन डी टी होगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2t, और साथ में नीचे क्या हो जाएगा 4, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर टी अपॉन 2, ये v आ गया, v अल्फा स्क्वायर टी अपॉन 2। अब क्या करेंगे, वर्क डन हाफ एम वी स्क्वायर, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो कितनी है, 0, निकालो, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले भी हमने वर्क डन निकाला था, लेकिन वहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाया था, याद है, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर करके, इसीलिए जान के एग्जाम्पल डाली, लेकिन यहाँ पे क्या वर्क एनर्जी थ्योरम से किया है। ठीक है, करो सॉल्व, एक बार दोबारा करो फिर इसको। इस क्वेश्चन को दोबारा करो, एक बार तो मैंने करा दिया ना, अब ध्यान से सोच के सॉल्व करो दोबारा। ठीक है, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9 करो अपने आप। इस इलस्ट्रेशन को दोबारा से करने के लिए एक बात ना ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पता है क्यों दोबारा डाला है, क्योंकि यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रूव किया है। पहले मैंने सेम इलस्ट्रेशन प्रूव की थी, उसमें सिंपल रिलेशनशिप लगाया था, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 करो। फिर आपस में पता नहीं क्या बातचीत होती रहती है तुम्हारा तुम्हें ये भी नहीं अभी तक समझ आता कि क्लास में हमने ध्यान से बैठना है, पहले घर जाके तो पता नहीं क्या ही करते हैं। देखो रुपिंदर, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 को रीड करो, करना था रीड। अंडर दी 2 kg बॉडी मूव्स, लिखो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, लिखो m इज इक्वल टू 2 kg, m इज इक्वल टू 2 kg, और आपके पास x की इक्वेशन दी हुई है, x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, t क्यूब अपॉन 3, x इज इक्वल टू t क्यूब अपॉन 3, वर्क डन निकालना है। अब अगर तुम्हारे पास x की इक्वेशन है, ध्यान से सुनो, तो उसमें से v कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t क्यूब अपॉन 3 क्या बन जाएगा, ये 3t स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
टी स्क्वायर लिखो, नीचे भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे डिफरेंशिएट ही किया है। नहीं तो फिर नीचे 3 0 ही नहीं नहीं, ये देखो डिफरेंशिएट, ये देखो v इक्वल्स टू देखो डी बाई डी टी क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3t² अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, टी स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, टी स्क्वायर। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस इनिशियल। इनिशियल तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो वो तो 0 ही हो गया। v की वैल्यू कितनी डाल देंगे हम, टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी डालेंगे, 2। पुट कर दो यहाँ से, आंसर आ जाएगा वर्क डन। हो गया। लिखो एक पॉइंट, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स अंडर द एक्शन, कि कहाँ तुम्हारा कहाँ ध्यान होता है कि अरमान ये आगे पीछे अब ध्यान हुआ ना मैंने क्लास से बाहर निकाल देना बिना पूछे कि तुम क्या कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, किसी ने बुलाया था। मैंने अगर देख लिया तो मैंने क्लास से बाहर निकाल देना, बस इससे ज़्यादा पेशेंस नहीं है मेरे में। लिखो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, सुबह भी वही हाल, शाम को भी वही हाल, जब मर्जी बुलाओ, दिन में दिन ही नहीं है पढ़ने का। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, उठ खड़ा हो, खड़ा हो जाओ, तेरे को मैंने बोला खड़े हो जाओ, खड़े रहो, अब बाहर जाओगे क्लास से। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स लिखो x इज इक्वल टू, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स x इज इक्वल टू 4t³ प्लस 2t। कैलकुलेट द वर्क डन in first 2 seconds. First 2 seconds. Calculate the work done in first 2 seconds. Mass is equal to 5 kg. Mass is equal to 5 kg. करो solve. यू से ही होटल क्या इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी तो फिर 0 ही लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ना जब तुम निकाल, चल पहले करो सॉल्व, फिर मैं बताता हूँ। आंसर बताओ कितना आया। करो सॉल्व। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स x इज इक्वल टू 4t³ प्लस 2t। कैलकुलेट द वर्क डन इन फर्स्ट 2 seconds. देखो देखो कैसे करना था। पहले x की वैल्यू डाली हमने, कितनी होती है 4t³ प्लस कितनी दी हुई है 2t। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे, वो क्या हो जाएगी dx/dt। तो dx/dt ये कितना आ जाएगा 12t² प्लस 2। तो जब तुमने u निकालना है ना, u देखो u की वैल्यू t = 0 डाल दो,
जब आपने t इक्वल टू 0 डाला तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने v की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू के लिए t की वैल्यू कितनी डालो, 2 सेकेंड्स। तो अब आपने 2 सेकेंड्स डाला, तो जब t आपने 2 डाला तो v कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 48, 48 प्लस 2 कितना हो गया, 50। तो v 50 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास सिंपल है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हाफ m। मास कितना है, मास कितना है 5, और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू निकल 50, 50 मतलब 2500, और u की वैल्यू कितनी है 2, u की वैल्यू 2 है ना, मतलब 4। तो ये आंसर आ गया इक्वल्स टू हाफ इंटू 5 इंटू सही 2496। जीरो नहीं होगा। नहीं बेटे, ये तो मैं बता रहा हूँ, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी कब होती है, जब टाइम की वैल्यू 0 होती है। तुमने इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 0 डाली, जब टाइम की वैल्यू 0 डाली तो v2 आ गया, मतलब u की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक ऐसे करना है ध्यान से। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आता है इसको सॉल्व करके क्या आता है 6245, ये वर्क डन की वैल्यू होगी 6245 क्या, जूल्स। दिस इज वर्क डन। समझ आया, ठीक है। इक्वेशन से कैसे अंशिप हमने कैसे v और u तक पहुंचे और उसके बाद वर्क डन। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिखो एक पॉइंट, लिखो वर्क डन, वर्क डन इज चेंज इन, वर्क डन इज चेंज इन, वर्क डन is change in kinetic energy। देखो work done is change in kinetic energy, work done is change in kinetic energy, इसको बोलते हैं वर्क डन। अच्छा, फिर उसके बाद ना हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का ध्यान से सुनो। एक होती है मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्स और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान रखना, एक होती है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है उसका जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से सुनो फिर से, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसका जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब फ्रिक्शन जो फोर्स है उसका जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। पाथ की फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है तो उसका वर्क डन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं उसका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है बस। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। अगर उनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो उनका वर्क डन क्या होगा, 0। उनका वर्क डन क्या होगा, 0। क्लियर है, लिखो, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। लिखो वर्क डन, work done by non-conservative force, work done by non-conservative force depends, work done by non-conservative force depends only on, depends on the path taken by the object. Work done by the non-conservative force depends on the path taken by the object. Example, friction is a non-conservative force. Example, friction is a non-conservative force. Whereas for conservative forces
whereas for conservative forces the work done only depends upon initial and the work done only depends upon initial and final point. The work done only depends upon initial and final point. The work done only depends upon initial and final point. एग्जाम्पल, जितनी भी तुम्हारे पास ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना या काइनेटिक एनर्जी है, इनका जो वर्क डन होता है ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है. कौन सी फोर्सेस है? एग्जाम्पल, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस. Example, work done by the gravitational forces. Gravitational forces और electrostatic forces. Electrostatic forces 12th में पढ़ोगे. Gravitational forces और electrostatic forces. ठीक है. अब एक क्वेश्चन नोट करो. Calculate the percentage change in momentum P लिख दिया मैंने सीधा. If kinetic energy is made 9 times of its initial value. 9 times of its initial value. करो सॉल्व of its initial value. बताओ आंसर. 800 0 क्यों? देखो, जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम होगा पी आई इज इक्वल टू √of 2mk और फाइनल मोमेंटम होगा इक्वल्स टू √of 2m. k की वैल्यू कितनी है? 9k है, तो 9 का √3 हो जाएगा, तो 3 बाहर आ गया, तो ये k हो गया. तो अब क्या करेंगे? p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन p इनिशियल इंटू 100 इक्वल्स टू, अब ये हो गया 3 √2m के कॉमन निकाल लेते हैं. तो √2m के कॉमन निकाल लिया तो अंदर आ गया 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √of 2m के. तो √2m के कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 इंटू 100, तो ये कितने % हो गया? 200%.
दूंगा, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो कैलकुलेट लिखो कैलकुलेट दी वर्क डन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी वर्क डन। बोलो क्या डाउट है? बिना पूछे तुम कैसे बैठ गए भाई? बिना पूछे तुम जमीन पे बैठ सकते हो। बोतल गिर रही थी। हाँ नहीं उठानी बोलती, गिरे रहने दो। तो रूट 2m के, हाँ क्या पूछ के आ रहे थे? 3 इंटू 3 माइनस 1, ये तो काट दिया था, ये 3 नहीं है, ये वाला 3 नहीं है। हमने तो सिर्फ रूट 2m के कॉमन निकाले और अंदर आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2m के, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो कैलकुलेट दी वर्क डन। यार तुम ना उठो, मैं ना वहाँ चलो, तुम्हें भी ना इलिटरेट्स की तरह कंट्रोल करना पड़ता है। कैलकुलेट दी वर्क डन। if force is equal to 20x plus 40x square comma between the limits x is equal to 1 meter to 2 meters, 1 meters to 2 meters। सिंपल है ये भी, सिर्फ रिलेशनशिप यूज होगा, आप देखो कौन सा होगा। सोचो कौन सा रिलेशनशिप यूज होगा आद्या? वेरी गुड, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx होगा, करो सॉल्व। इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx सीधा हो जाएगा, करो सॉल्व। बैठो तुम चुपचाप, चुपचाप बैठना। इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, ट्वेंटी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यू हैव 2 मिनट्स, फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ट्वेंटी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ना जो प्राइमरी फॉर्मूला है वो याद रखो कम से कम। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n होती है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर n होती है nx n माइनस 1। इतना ही याद रखो। चेक कर लेते हैं, देखो आपका जो वर्क डन है, वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी एक्स। तो f की वैल्यू क्या है? 20x प्लस 4x स्क्वायर। तो ये हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 20x प्लस
40x² इंटू क्या होगा, इंटू dx होगा, और इंटू dx होगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी, 1 से 2 तक। सो 1 से 2 तक लिमिट्स होगी। ये हो गया 20x² 2 प्लस 40x³ 3, और फिर लिमिट्स ले लो 1 से लेके 2 तक। बस अपर लिमिट डाल के माइनस लोअर लिमिट करके प्लस कांस्टेंट आंसर आ जाएगा। कितना आया आंसर, 123 अप्रॉक्सीमेटली जूल्स। ये आता, ठीक है, 123 जूल्स ये रिलेशनशिप। लेक्चर लगाओ, उसमें चला जाओ, मैम को कह देंगे कि तुम्हें 15-20 मिनट पहले, ठीक है। चलो लिखो। अब ना एक ना हमारे पास इलस्ट्रेशन है, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट साइड पे है, मैं समझा देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 10, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 10 करेंगे। ध्यान से देखना, सारे स्टेप्स तुम्हारे सामने हैं। एक ना लास्ट स्लाइड, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx लगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, बस प्लस कांस्टेंट है, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट तो ऐड करते हैं ना भव्या। कोई बात और ये क्या, अपनी जो डिस्कशन है ना प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तुम बोल रहे हो मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर उसका मीनिंग नहीं है तो उसका मतलब क्या बात करने का। देखो पहले ना एक होमवर्क लिखना ज़रा। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें 10 तक इलस्ट्रेशंस करा दी मैंने, ये 10 तक इलस्ट्रेशंस का मैं टेस्ट लूँगा आते ही, ये वाली और लॉज ऑफ मोशन की सारी इलस्ट्रेशंस कर लोगे। लॉज ऑफ मोशन की सारी इलस्ट्रेशंस हमने सॉल्व करी हैं, सिर्फ उसके इलस्ट्रेशंस का टेस्ट और इसके पहले 10 इलस्ट्रेशन का लिख लो। हाँ जी, 7 क्या, 7 नहीं हुई, हाँ जो नहीं हुई वो नहीं करनी, ठीक है। लिखो, जी नहीं है तो LOM का ले लेते हैं। लिखो इलस्ट्रेशंस करनी है, लिखो टू रिवाइज ऑल द इलस्ट्रेशंस। वो तो LOM चैप्टर की दे दूँ सिर्फ, चलो सिर्फ LOM चैप्टर की इलस्ट्रेशन में से दूंगा मैं टेस्ट। एक क्वेश्चन का डाउट होगा, एक क्वेश्चन का टेस्ट होगा 10 मिनट्स का, ठीक है। टू रिवाइज ऑल द इलस्ट्रेशंस ऑफ चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन भी आ गया, सर्कुलर मोशन भी आ गया। लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन भी आ गया, सर्कुलर मोशन भी आ गया, बीच में ही है, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर। एक बात बताओ, जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है उसके नीचे कितनी स्पीड होती है, रूट ऑफ 5gr। टॉप मोस्ट पॉइंट पे रूट ऑफ gr, मिडल पॉइंट पे रूट ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन है, कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो लिक्विड की जिसकी डेंसिटी रो है, कम्प्लीटली फिल्ड इन अ क्यूबिकल टैंक ऑफ HA टेकिंग द बॉटम एज ए रेफरेंस लेवल। देखो इसको ना तुमने साथ साथ सॉल्व करने, लिखो पहले लिखो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर मैं स्मॉल मास की कंसिडर की बात करूं तो dm इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू dv। लिखो dm इज इक्वल टू रो इंटू dv। dm स्मॉल मास की बात करूं तो वो हो जाएगा रो इंटू dv। रो डेंसिटी है, रो तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो नहीं कर सकते, अगर वेरिएबल है तो कर सकते हैं। देखो अब बात आती है हमारे पास डीवी की। मैंने ना एक स्टेप पहले तो क्वेश्चन है, कहता है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है लिक्विड की जिसका डेंसिटी जो है वो रो है, कम्प्लीटली फिल लेना क्यूबिकल है। मैंने क्या किया, देखो हम ना वाई डिस्टेंस पे गए और उसको dy की स्टेप पे तोड़ लिया। एक ना लाइन याद रखना, 12th काम आएगी,
कि जब भी हम इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस लगाते हैं तो उसमें यही करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे गए उसको dx से तोड़ लिया, बाद में कम्प्लीटली इंटीग्रेट कर दिया। हमारे पास इंटीग्रेशन का फायदा यही होता है। एग्जांपल है कि जैसे हमारा जो पूरा सिलेबस है, अगर ऐसे होल पढ़ाने लग जाए तो वो तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए हमने क्या किया, उसको चैप्टर्स में स्प्लिट कर लिया, चैप्टर बाय चैप्टर उसको स्टडी करते जाते हैं, इजी हो जाता है। बाद में तो एज अ होल पूरी फिजिक्स ही आनी है, पूरी केमिस्ट्री आनी है, पूरी मैथ्स ही आनी है, ठीक है। अच्छा देखो, मैं वाई डिस्टेंस पे गया, कितने डिस्टेंस से तोड़ लिया, dy से तोड़ लिया, कितने से तोड़ लिया। अगर मैं स्मॉल वॉल्यूम की बात करता हूँ, स्मॉल वॉल्यूम कहाँ पे, dy है, dv है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू, हमें वो लगे छोटे से पार्ट की वॉल्यूम क्या होगी, इसका एरिया। ये कितना एरिया, ये ए है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। हाइट कितनी है इसकी, dy, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, dy की वैल्यू कितनी है, dv की वैल्यू कितनी है, dv की वैल्यू मैंने लिख दी ए स्क्वायर इंटू dy, यहाँ तक लिखो ए स्क्वायर इंटू dy। हो गया। फिर उसके बाद ना पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होता है। मास तुमने निकाल लिया था dm, मास की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, रो ए स्क्वायर dy, और जी एच है तो जी एच, हाइट कितनी है इसकी, हाइट कितनी है यहाँ तक, इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ मैं, इस स्ट्रिप की हाइट कितनी है, y है, तो यहाँ तक पहुँचो du। ये टिपिकल क्वेश्चन है, ओनली फॉर जेई हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि तुम एडवांस तक भी पहुँचोगे, है ना। रो जी ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, निकल गया, यहाँ तक स्टेप समझ आ गया। फिर से एक बारी देखो, मैंने क्या किया, मैं वाई डिस्टेंस पे गया, मैंने डी वाई से उसको तोड़ लिया, फिर मैंने वो जो डी वाई से तोड़ा है उसकी मैंने क्या निकाली, वॉल्यूम निकाल ली। वो क्या होती है, डी वी होती है। डी वी की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर इंटू डी वाई होती है। ए स्क्वायर तुम्हारे पास पता ही है, साइड स्क्वायर इंटू डी वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही होती है। क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही होगी, तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ तो ए या हाइट उसकी कितनी है, डी वाई है, तो वो मैंने कंसिडर कर लिया। फिर उसके बाद लिखो नेट पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, नेट पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, ये आ गया रो जी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, ठीक है। अब जब तुम इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लोगे बताओ, ये जो डी वाई है इसकी लिमिट्स तुमने तो पूरा क्यूब कंसिडर करना है। अगर ये पॉइंट उठा के यहाँ पे होता तो डी वाई कितना होता, 0, और अगर पूरा क्यूब कंसिडर करना है तो कितना होता, ए, इसकी साइड कितनी है, ए, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक ले ली, 0 से लेके ए तक, करो सॉल्व। उसके बाद तो इंटीग्रेशन की है बस। बाई डी वाई वाई स्क्वायर अपॉन 2 होता है। देखो यहाँ तक पहुँच गए, अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करो। जैरिन पता लगा है, वनराज, आपस में इनके बातें इतनी इम्पोर्टेंट हैं पढ़ाई से ना, बातें इम्पोर्टेंट है, मजाक इम्पोर्टेंट है।
कर लिया, दोबारा कुछ नहीं है। लिखो फिर एक्शन। लिखो कैलकुलेट calculate the final velocity, calculate the final speed, if 50 joules of work is done to increase the speed of mass, 1 kg from 1 meter per second। करो सॉल्व। अब अपने आप देखना कि मैंने नहीं बताना कौन सा रिलेशनशिप लगेगा और कैसे लगेगा। बैग ना अंदर रखना करो, क्वेश्चन बताओ आंसर। देखो कैसे करना था। कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ 50 joules of calculate the final speed if 50 joules of work is done to increase the speed of mass। क्या लगाना था? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना था। तो जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना था तो वर्क एनर्जी थ्योरम में होता है वर्क डन इज इक्वल टू सार्थक। क्या करूं, तेरे को तो क्लास में बैठा नहीं आता, तेरे को अलग ही बुलाना चाहिए। इसका मतलब वर्क डन इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, वर्क डन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50 दी हुई है, इक्वल्स टू हाफ। मास की वैल्यू कितनी है? मास की वैल्यू कितनी है? 1। अच्छा, वी आपने निकालना है और यू की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये हो गया 50 इंटू 200, तो 100 प्लस 1 और इसका हो जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू। तो आपने ठीक बोला था। कितनी आई है? वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 101, रूट ऑफ 101 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। स्पीड की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। पॉइंट नंबर हमने कहाँ तक किया? पॉइंट नंबर 13 से याद कराना। और होमवर्क में मैंने क्या दिया?
इलस्ट्रेशन किसकी LOM की, जितना आज की क्लास में किया कंपाइल कर रहा मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी, इसके आगे नहीं चलेंगे, दैट इज